नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के रिज़ल्ट घोषित हो चुके हैं और रिज़ल्ट बहुत ही निराशाजनक हैं। और रिज़ल्ट तो अनुमान के अनुसार ही थे। ये बात तो तय थी कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स तो कोई आने वाले हैं नहीं, क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि ये जो कंपनीज़ हैं इनमें इनोवेशन कुछ नहीं है। ये एक ठेकेदार कंपनियां हैं और ये कंप्लीटली यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका की इकोनॉमी की स्थिति के ऊपर निर्भर हैं। अगर वहाँ पर इकोनॉमी और कंपनीज़ की परफॉर्मेंस और इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड बढ़ेगा। अब देखिए, ये बात समझने की आवश्यकता है। हम हालांकि ये बात पहले भी बता चुके हैं कि आईटी एक डिस्क्रेशनरी स्पेंड है, यानी कि आईटी का काम अति आवश्यक या असेंशियल काम नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, अगर आप किसी इंडस्ट्री के फंक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तब आप जनरली आईटी का सहारा लेते हैं। और वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते आ रहे थे या पुराना सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते आ रहे थे, उसकी जगह नया सॉफ्टवेयर या नया टेक्निक या नया डिजिटाइजेशन का कोई मेथड आप अपनाते हैं। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, तब होता क्या है कि जो जितनी भी ये आईटी कंपनी की जो यूज़र इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी कि जो हमारी आईटी कंपनीज़ जिन कंपनीज़ के लिए ठेका लेती हैं, वो कंपनीज़ अपने आईटी स्पेंड को कम कर देती है या उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेती या ठेके नहीं देती। और इस कारण से ही जो हमारी आईटी कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट जो है ना पुअर आ रहे हैं। अभी पिछले अगर आप 2 या 3 साल में देखें तो बहुत ज़्यादा कोई अमेरिका और यूरोप में स्थिति जो है अच्छी नहीं थी, और इसी कारण से उनको जो ठेके मिल रहे थे वो कम मिल रहे थे और जिस स्पीड से मिलने चाहिए थे उस स्पीड से नहीं मिल रहे थे। और उसके अलावा एक और कारण है कि ये जो आईटी कंपनीज़ हैं इन्होंने कोई इनोवेशन नहीं किया। तो अब इनोवेशन में जो लेटेस्ट ट्रेंड है या लेटेस्ट फैशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये कोशिश कर रही हैं कंपनीज़ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ सॉल्यूशंस ये लाके उन इंडस्ट्रीज़ के सामने पेश करें जो अल्टीमेटली इनको ठेके देती हैं। हो क्या रहा है कि ऐसे जो सॉल्यूशन हैं वो भी तभी काम करेंगे या तभी ही वो लेंगे जब इकोनॉमिक स्थिति साजगार होगी पश्चिमी देशों में, वरना ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। इनके रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे आने वाले हैं नहीं। और इसके अलावा जो इन्होंने गाइडेंस, यानी ये जो 3 कंपनीज हैं इन्होंने गाइडेंस दिया। गाइडेंस का मतलब ये होता है कि इंडिकेशन देते हैं कि हमारा अगले साल का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहेगा, उसका अनुमान एक कुछ भी बताते हैं। तो इन कंपनीज़ ने, यानी टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने जो अपने गाइडेंस में बात कही है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही है कि इनको ठेके तो मिल रहे हैं और ठेके बड़े मिल रहे हैं, लेकिन वो ठेकेदार जो है या कहें जो काम करवाने वाला है, उसने ये कह रखा है जब हम कहें ना तब चालू करना। यानी कि रेवेन्यू जब आएगा ना, जब आप उसके लिए काम करके देंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि जो डील का कन्वर्जन है, हमारी निगोशिएशन चल रही है, बात हो रही है, डील भी हो जाती है, वो वर्बली जमा खर्च से कह भी देता है जिसको काम करवाना है, जिस इंडस्ट्री को काम कराने की करवा लेना, ठीक है हम करवा देते हैं। लेकिन जब एक्चुअल काम वर्क की ऑर्डर की बात आती है, जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो वो थोड़े से ढीले पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा कई बार स्थिति ऐसी होती है जो क्लाइंट है वो डिसीजन ही नहीं लेता है, बात सारी हो जाती है, फाइनल स्टेज तक पहुंच जाती है, वो कहता है ठीक है बताएंगे। फिर जो दूसरी है, एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रोजेक्ट तो आपने मान लीजिए 100 करोड़ का दे दिया, ठीक है, ठेके की बात 100 करोड़ की, फिर बाद में उसने कहा कि नहीं यार, ये 5 साल का जो ठेका है ना, इसमें हम 5 साल में 100 करोड़ का काम नहीं कराएंगे, हम तो इसको 40 करोड़ का ही करवाएंगे। तो ऐसे भी इनकी रेवेन्यू की प्रॉब्लम इनको आ रही है। अब असली जो बात है ना वो ये है कि आखिर इन कंपनीज़ में करना क्या है। तो देखिए, जो इनमें से लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उनके तो मल्टीपल्स बहुत ही कंप्रेस हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, जिनमें ज़्यादातर हमारे रिटेल निवेशक जिनकी तरफ आकर्षित रहते हैं, उनके पी मल्टीपल्स जो है ना अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है। तो कोई भी चीज़ जब होती है ना, कोई भी चीज़ है ना, वो किसी न किसी भाव में वो सस्ती हो जाती है। तो अगर इस 90 दिनों में ये ट्रंप के जो 90 डेज़ का जो टैरिफ का उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, उस पीरियड में अगर ये काफ़ी
एक सर्टेन लेवल पर, ऐसे लेवल पर आ जाती हैं जहां आपको लगता है कि इनका पीई काफ़ी रीजनेबल हो गया है, चाहे वो मिड कैप की हो चाहे स्मॉल कैप की हो, तो वो जो टाइम है वो एक अच्छा समय है इन शेयर्स को एक्यूमुलेट करने का। लेकिन इमीडिएटली जाके आप एक्यूमुलेट करने की और ख़रीदने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अभी सेंटिमेंट बहुत बियरिश है आईटी कंपनीज़ के बारे में, और स्पेशली जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनके पी अभी भी एलिवेटेड है। तो और कुछ नहीं होगा तो जो बड़ी कंपनी है तो भर भर के डिविडेंड दे देंगी, बहुत उनके पास कैश पड़ा हुआ है, तो उसका करेंगे क्या। और तो ये कुछ कर नहीं रही हैं कि कोई छोटी सी कंपनी को एक्वायर कर लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई सोल्यूशन निकाल दें। तो ये जो है ये डिविडेंड बांटने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बाई बैक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इतना ज़्यादा कैश का करेंगे क्या। तो इसलिए मैंने जो आपसे बात कही कि हर शेयर किसी न किसी भाव पर, हर शेयर का मतलब ये कंडम शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक ऐसी कंपनी जो स्टेबल कंपनी हो, जो मेच्योर कंपनी हो और उसके मल्टीपल इतने गिर जाएं, तो काफ़ी गिर जाए तो किसी न किसी लेवल पे वो बाई हो जाता है। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके इन शेयरों के बारे में कोई निर्णय लें। मेरे से इन्फ्लुएंस होने की आपको आवश्यकता नहीं है, अन्यथा शेयर बाज़ार में आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको किसी शेयर बाज़ार के किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लिखें। एक निवेदन मेरा आपसे और भी है कि कई दर्शक जो है, जो हमारे से कमेंट सेक्शन में किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम प्राय उनको जवाब देते हैं कि हमने इस चीज़ को नोट कर लिया, और उसके बावजूद भी वो 3 या 4 दिन के बाद ही या 5 दिन के बाद ही वो उस चीज़ को प्रेस करते हैं कि आपने हमारा क्वेश्चन नहीं लिया है, या उस थोड़े दिन भी वो वेट नहीं करते हैं। तो कम से कम हम 8 से 10 दिन जो है ना वेट करें, और उसके बाद आप रिमाइंडर भेजें। आप लगातार अगर रिमाइंडर भेजेंगे, उससे आपका समय भी ख़राब होता है और काम की जो हमारी जो गति है ना वो बाधित होती है। क्योंकि इस तरीके जो जब कमेंट्स आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दर्शक अधीर हो रहा है। हो सकता है आपको कोई शेयर को खरीदना हो, ठीक है, और उसके पहले आप उस चीज़ को एनालाइज करवाना चाहते हैं। तो देखिए ये प्लेटफॉर्म उन चीज़ों के लिए नहीं है कि जब आप हमारे से कोई एनालाइज करा के अपने कोई खरीदने और बेचने का निर्णय लें। ये एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपको किसी चीज़ को खरीदने की जल्दी है या कोई शेयर आपको आपके नोटिस में, तो कई प्लेटफॉर्म और भी हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन जाके पूछ लें। और जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो तो ये है कि हमारी टीम छोटी भी है और उतनी फास्ट हम काम करने के आदी नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, जब हम रिपोर्ट कोई रेडीमेड हमारे पास मशीन नहीं है जिससे हम हमारे पास कोई डेटाबेस हो और उससे हम जाके वो प्रिंट निकाल लें और उसके बाद एनालाइज कर दें और बोल दें, ऐसा नहीं है। तो हमारी जो टीम है वो बाकायदा रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो हमारे कुछ एनालिस्ट मित्र हैं उनसे क्लियर करती है। उसके बाद वो 3 या 4 पेज की रिपोर्ट बनाती है और उसके बाद हम उसको बहुत ही कंसाइज करके हम 3 या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो हैं हम आधे घंटे में लेते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा निवेदन है। साथ ही एक बात का और आप ध्यान रखें, मैं हर कमेंट का कोशिश ये करते हैं कि मैं हर कमेंट का आपको जवाब दूं। मैं कई बार अवेलेबल नहीं होता हूं तो मेरे साथी जो हैं वो कुछ ना कुछ आपको जवाब देते हैं। हमारे कई दर्शक मित्र ऐसे हैं जो हमारे जवाब पढ़ते ही नहीं हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि साहब हमारा इस शेयर का एनालाइज कर दीजिए, और वो हमने 1 महीने पहले कर दिया होता है। ना तो आप वीडियो देख रहे हैं, ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने के बाद भी जो वो आप वीडियो देख नहीं रहे हैं और हमारे ऊपर आप बार बार उसी कमेंट सेक्शन में बार बार ये लिखते हैं कि आप कृपया इसका एनालाइज कर दीजिए। तो देखिए ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आपको भी कोई परेशानी नहीं हो, आपका भी क्वेरी सॉल्व हो जाए और हमारे ऊपर भी जो है थोड़ा सा लोड कम रहे। तो आशा है आप इस बात को समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मैं तो आपसे क्या ही सकता हूँ, बाकी सब आपके हाथ में। खैर, क्वेश्चन लेते हैं। आशीष शर्मा जी का क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के बारे में, कंपनी के बारे में पूछा है। तो देखिए आशीष जी, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर जो है ना, ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है? ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि कोई हाई वोल्टेज से, जब हाई वोल्टेज आता है, ठीक है, जब पावर प्लांट से बिजली चलती है, मतलब जहाँ से पावर प्रोड्यूस हुई उससे शहरों तक लाने के लिए,
ठीक है। और शहरों से में एक जगह आने के बाद जब वो आपके घरों तक आती है तो उनके वोल्टेज में अंतर होता है। उसका कारण ये है कि जो पावर प्लांट से बिजली आती है उसको वो बिजली का नाश नहीं हो, इसलिए उसको हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है, ठीक है। और जो आपके यहाँ आता है ना, वो 220 वोल्ट का जनरली आता है या 440 वोल्ट का जिसको का जो करंट आता है, ठीक है। तो करंट के वोल्टेज को या वो जो पावर आ रही है, पावर देखिए मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ, टेक्निकली ये शब्द सही नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आप ये समझ लीजिए, जो पावर आ रहा है वहाँ से, जो बिजली आ रही है, उसका वोल्टेज नीचे करने, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करने और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। हमारे घर के आसपास भी आप देखते होंगे, कई बार सुना होगा आपने, ट्रांसफार्मर जल गया, तो वो ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब ये है कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो एसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो सेल से जो बैटरी होती है ना, वो बैटरी से जो बिजली आती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट से बैटरी टाइप करंट को कन्वर्ट करने का एक तरीका, एक इक्विपमेंट है, ठीक है, वो उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर जो है, ये पावर ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, फर्नेस ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, रेक्टिफायर भी बनाते हैं और शंट रिएक्टर भी बनाते हैं। अब एक एक चीज़ इनको समझ लेते हैं। तो जैसे हमने बताया, पहली चीज़ है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो बिजली आपके पावर प्लांट से चली, उसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के कारण उसको यहाँ शहर तक जो लेकर आती है। मतलब एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर प्लांट से शहरों तक लाने के में जो ट्रांसफार्मर बीच में लगा रहता है उसको पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांसफार्मर हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हुआ, आपके घरों तक उस वोल्टेज को लो करके, आप हाई वोल्टेज पे बिजली आई है पावर प्लांट से, तो और आपके घरों तक जो आती है वो थोड़ा सा कम वोल्टेज पे आती है, तो वहाँ तक लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर्स हैं जिनके द्वारा वोल्टेज को और डाउन किया जाता है ताकि वो वोल्टेज आपके घरों के अनुसार हो जाए। फिर जो तीसरा है वो फर्नेस ट्रांसफार्मर। तो देखिए, जो अपने सीमेंट प्लांट हुए या अपने जो स्टील प्लांट हुए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है। तो पहले जो फर्नेस होती है ना, भट्टी, तो उसमें अपने स्टील को पिघलाया जाता है, लोहे को और बहुत सारी चीज़ों को पिघलाया जाता है तो स्टील बनता है। तो पहले तो क्या होता था कि वो कोयले से और इन सब चीज़ों से वो भट्टियाँ चलती थी, लेकिन अब क्या है, वो बिजली से चलती हैं। तो वो दो रॉड होती हैं, ठीक है, वो जिसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, तो वो उसके थ्रू हीट जनरेट करके बड़ा हाई टेम्परेचर किया जाता है, वो बिजली से चलने वाली चीज़ होती है, तो उसमें बहुत हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो वो ट्रांसफार्मर जो ऐसा वोल्टेज पैदा करते हैं तो जिनसे वो फर्नेस चल सके, उसको फर्नेस ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सब ट्रांसफार्मर ही, और उनका काम वोल्टेज को चेंज करना है, हाई से लो करना है, लो से हाई करना है, और एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे फर्नेस की है तो उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक लाना है ताकि वो फर्नेस के इलेक्ट्रोड्स जो है ना उनमें करंट पैदा हो सके और वो आग या हीट पैदा हो सके, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। फिर रेक्टिफायर है, वो मैंने बता ही दिया, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कंट्रोल करने के में कन्वर्ट करने के काम आता है। और एक शंट रिएक्टर होता है, और शंट रिएक्टर भी इसी तरीके की चीज़ होती है कि जो एक्चुअली वोल्टेज कंट्रोल में काम आती है। तो आप तो ये समझ लीजिए, तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का जो प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस तरीके के। अब देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर तो आपके हमारे तो हम तो कंज्यूमर हैं, ठीक है, तो हमारे तो ये ट्रांसफार्मर घर पे कोई लेके दे, अब आप और हम तो खरीदते नहीं, इसलिए तो ये जो जितने भी ट्रांसफार्मर है ये इंडस्ट्री में काम आते हैं, इसलिए बिजनेस टू बिजनेस इनका काम है। अब बात करते हैं कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। अब ये सब ऑर्डर्स पे चलते हैं, ठीक है। अब कहाँ और इनको ऑर्डर कौन देने वाला है भाई? इंडस्ट्रीज से ऑर्डर आएगा या पावर कंपनी से ऑर्डर आएगा, डिस्कॉम से ऑर्डर आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं उनसे ऑर्डर आएगा। तो इनकी जो ऑर्डर बुक है ना, वो अभी जो लेटेस्ट इनका क्वार्टर है उसमें 5132 करोड़ है, अच्छा है, और 16,400 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE बहुत अच्छा है, 24 का ROE है, और डेट टू इक्विटी जो है वो 0.22 है। अब तक आप
अगर लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात पता लग गई होगी कि जो जितनी भी इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, उनको कुछ इन्वेंट्री अपने पास रखनी पड़ती है। और जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन वाली कंपनीज होती है उनको क्या करना पड़ता है कि ऑर्डर से पहले, जब ऑर्डर आपको मिल गया उसके बाद आप फाइनल पेमेंट जब लेंगे उससे पहले उनको वो माल तैयार करके रखना पड़ता है अपनी जेब से करके, क्योंकि सामने वाला तो तभी पेमेंट देने वाला है जब आप उसका ऑर्डर पूरा कर देंगे। इनिशियली तो 10, 15, 20, 25% वो जो कमिटमेंट का पैसा होता है वो दे सकता है वो। तो इसलिए डेट टू इक्विटी जो है इन सारी कंपनियों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, अनमैनेजेबल नहीं है ये। तो हर 100 रुपये पे लगभग 22 रुपये का कर्जा इनके ऊपर है। 3 साल की जो सेल है वो 20% अप है, और जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा खासा 148% अप है। फिर इसमें से प्रमोटर की जो होल्डिंग है 64% है, एफआईआई के पास 11% है, डीआईआई के पास एफआईआई के पास 11% है, डीआईआई के पास 7% है, और पब्लिक के पास बाकी 17% के आसपास है। ठीक है, अब इसमें से जो 64 है, इसमें से जो 23% प्रमोटर के पास है वो प्लेज्ड है, यानी 64% प्रमोटर के पास है, उसमें से 23% प्लेज्ड है। ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है, क्योंकि जब तक शेयर का दाम ऊपर चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वरना आप जेंसोल वाला एग्जांपल देख लीजिए, जब शेयर का दाम नीचे जाने लगता है तो वो जिसके यहाँ आपने प्लेज कर रखे हैं अपने शेयर, वो कुछ नहीं बोलता, वो कहता है एक्स्ट्रा कोलेट्रल लेके आओ। और अगर आपने एक्स्ट्रा कोलेट्रल नहीं लेके आए तो वो बाज़ार में इन शेयरों को बिना किसी कुछ सोचे समझे बेच देगा। तो ये एक इसमें एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि रॉ मटेरियल का जो फ्लक्चुएशन होता है ना इन ट्रांसफार्मर में, कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनकी कॉस्ट का बहुत बड़ा पार्ट कॉपर होता है, उसके बाद स्टील बहुत बड़ा पार्ट होता है इनकी कॉस्ट का। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार तो कॉस्ट एस्केलेशन का, या अगर मैं आपको ट्रांसफार्मर बना के दूंगा और उस बीच में दाम बढ़ गए तो मैं आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लूँगा, ठीक है, बढ़े हुए दाम ले लूँगा। तो जनरली ये भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि सामने वाली कंपनी ये कहेगी, यानी कि जो क्लाइंट कंपनी है जिसके लिए आप ट्रांसफार्मर बना रहे हो, वो ये कहेगी यार ये तो जो है ये तो बना के ही नहीं देगा भाई, ये तो डिले कर देगा, महीने 2 महीने के डिले कर देगा, फिर क्या होगा? तो जनरली ऐसे एस्केलेशन क्लॉजेज वो रखते नहीं हैं कि अगर इस बीच में भाव बढ़ गए, अगर कॉपर के या स्टील के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए तो हम बढ़ी हुई कीमत में लेंगे। वो फिक्स प्राइस पे जनरली जो इनके इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फिक्स प्राइस पे होते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो अगर स्टील रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं तो सारा जो लोड है या सारा जो मार्जिन का हिट है ना, वो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर टाइप की कंपनीज को खुद को लेना पड़ता है। तो अच्छी बात तो इनमें ये है कि इनके प्रमोटर जो है वो एक्सपीरियंसड हैं, इनके फाइनेंशियल मैट्रिसेस अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है। और नेगेटिव बात मैंने आपको बताई दी कि जो प्रमोटर है उसके जो प्लेज्ड परसेंटेज है वो 23% प्लेज्ड है। तो ये थोड़ा सा एक रिस्की बात है। बाकी लेने बेचने की कोई शेयर में मेरी राय नहीं है, ठीक ठाक कंपनी दिखाई देती है। और ये प्लेज्ड वाला जो किस्सा है ना, मतलब ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग एस्पेक्ट है इसमें। गुरमीत जी हैं, वो शीला फोम के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये 1971 में इस्टेब्लिश हुई, बड़ी पुरानी कंपनी है। और ये जो शीला नाम है ना, तो श्रीमती शीला गौतम जी हैं, वो इनकी फाउंडर हैं और मेंटर भी है इस कंपनी के। तो उनके नाम पर शीला फोम है ना, ये कंपनी का नाम वहाँ पर रखा गया है। ये जो फोम आता है ना, जो फोम के गद्दे जो आते हैं, ठीक है, पॉलीयूरेथीन की जो पीयू फोम बोलते हैं उसको, तो उसके गद्दे बनाने में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है भारत में। और इनका जो ब्रांड है ना, वो फ्लैगशिप ब्रांड, जो मेन ब्रांड इनका है वो स्लीप वेल है, जो आप सबने अच्छे से सुन रखा होगा। अब ये जो है मैट्रेसेस में जो है ये काम कई करते हैं, लेकिन इनका जो नाम है ना, वो मैट्रेसेस के बाद गद्दे जो होते हैं वो गद्दों में इनका सबसे बड़ा नाम है। तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं मैट्रेसेस के, गद्दों के। इसके अलावा ये जो हैं ये फर्नीचर के कुशन भी बनाते हैं, ठीक है। जो फर्नीचर होता है उसके नीचे जो गद्दियाँ जो लगी रहती हैं उसमें वो फोम वाली गद्दियाँ होती हैं, तो वो फर्नीचर कुशन बनाते हैं। फिर पिलोज़ बनाते हैं, सोफ़ा कम बेड्स बनाते हैं। और ये जो पिलोज़, सोफ़ा कम बेड्स वगैरह जो हैं, ये होम कंफर्ट रेंज में काउंट करते हैं ये। तो
एक इनका हो गया मैट्रेसेस वाला सेगमेंट, दूसरा हो गया फर्नीचर कुशन वाला सेगमेंट, तीसरा हो गया होम कंफर्ट वाला जो सेगमेंट, उसमें ये पिलो सोफ़ा कम बेड वगैरह आते हैं, और जो चौथा है ना, ये टेक्निकल ग्रेड पॉलीयूरेथीन में बनाते हैं, पीयू फोम। अब ये टेक्निकल ग्रेड क्या होता है? देखिए, एक कस्टमर ग्रेड होता है, एक टेक्निकल ग्रेड होता है। जो कस्टमर ग्रेड होता है ना, वो कंफर्ट के लिए काम आता है, मतलब आपके और हमारे जैसे, कि भाई गद्दा हो वो मुलायम हो, आरामदायक हो, हार्ड नहीं हो, ठीक है, और शरीर को आराम दे, इस तरीके की चीज़, ठीक है। तो वो आजकल तो ऑर्थोपेडिक्स गद्दे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये जो इंडस्ट्रियल वाले जो गद्दे होते हैं, ये इंडस्ट्रियल वाला फोम होता है, मतलब ये गद्दे नहीं बेचते इंडस्ट्रीज़ को, ये इंडस्ट्रीज़ को फोम खुद के लिए बनाते हैं, ठीक है, वो तो कंफर्ट वाला फोम हो गया। और जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बेचते हैं, तो इंडस्ट्री की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कहाँ कहाँ काम आती है, आप बाइक देखेंगे तो बाइक की गद्दी जो होती है, कारों की जो सीट होती है वो, फिर आपके ये जो जूते हैं वो फोम के, जिसमें वो जो जूते के नीचे जो आपका क्या कहते हैं, फोम के जूते जो आते हैं, जिसमें जैसे आप जूते पहनेंगे तो उसका जो सोल होता है वो कंप्रेस होता है, तो वो फोम के कारण है, तो वो फोम भी बनाते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए जो पॉलीयूरेथीन ये बनाते हैं, उसको टेक्निकल ग्रेड पॉलीयूरेथीन ये बेचते हैं। तो गद्दों से इनका रेवेन्यू 54% आता है। फिर ये जो होम कंफर्ट रेंज इनकी जो है, उससे इनका 18% रेवेन्यू आता है। ये जो इंडस्ट्रियल वाला जिसको टेक्निकल ग्रेड फोम बेचते हैं जिसमें, तो वो उससे इनको 19% रेवेन्यू आता है। और जो फर्नीचर कुशन जो ये बनाते हैं, उससे इनका 9% रेवेन्यू इनका आता है। अब बात करते हैं कि जब ये गद्दे होते हैं, इसमें जैसे 54% इनका रेवेन्यू आता है, तो गद्दे आखिर होते कितनी तरीके के हैं? तो देखिए, गद्दे बेसिकली मैट्रेसेस जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक पॉलीयूरेथीन की जो ये बनाते हैं, जिसमें ये मार्केट लीडर हैं, और दूसरा जो है वो आता है रबराइज्ड कॉयर का। तो वो कोकोनट का जो छिलका होता है ना, ऊपर का जो भूसा होता है कोकोनट का, वो और रबर वो मिला के गद्दा बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको रबराइज्ड कॉयर बोलते हैं। और एक स्प्रिंग मैट्रेसेस भी होते हैं, तो अंदर क्या है, उसमें स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग से क्या है, वो गद्दा जो है वो थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा देता है, मतलब धंसता आसानी से नहीं है वो। तो स्प्रिंग वाले तो खैर वो अब मेटल स्प्रिंग्स वाले गद्दे तो अब बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट होने लग गए, कोई घरों में रखते नहीं ज़्यादातर। ये पॉलीयूरेथीन वाले फोम वाले गद्दे ही घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो लगभग 50% जो मार्केट है ओवरऑल गद्दों का मार्केट, उसमें पॉलीयूरेथीन के गद्दे जो हैं लगभग 50% हैं। ये रबराइज्ड कॉयर वाले जो गद्दे हैं वो करीब करीब 30% हैं, और बाकी 20% शेयर जो है वो स्प्रिंग वाले गद्दों का है। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो भारत में देखिए 11 प्लांट तो भारत में, और 5 प्लांट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका एक जॉयस करके एक कंपनी है, वो इन्होंने एक्वायर की थी, उसके थ्रू ये पॉलीयूरेथीन वहाँ बनाते हैं। और 5 प्लांट हैं इनके ऑस्ट्रेलिया में, और 1 प्लांट जो है स्पेन में। अब देखिए गद्दे, अब इन्होंने जो इस पूरे केस में जो हम ये समझ रहे हैं, ये शीला फोम की स्टडी जो हम कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या है, ग्रोथ के लिए कुछ एक्विजिशन इन्होंने 2023 में की, और बड़ी ज़ोरदार स्ट्रेटेजी इनकी है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन्होंने ये एक्विजिशन की है तो क्यों की है। और कोई भी कंपनी रिलेटेड एक्विजिशन जब करती है तो उसमें कंपनी क्या देखती है, कंपनी की होशियारी क्या है, ये मैनेजमेंट के और कंपनी को इवेल्युएट करने के बहुत बड़े एस्पेक्ट हैं, जो आपको बहुत गहरी इंसाइट कंपनी के बारे में देते हैं कि मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैनेजमेंट का दिमाग किस तरफ जा रहा है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एक रबराइज कॉयर, जैसे मैंने बताया कि रबराइज्ड कॉयर, पीयू फोम और स्प्रिंग, ये 3 तरह के जो टाइप होते हैं वो गद्दों के टाइप हैं। तो उसमें से कर्लॉन करके, वो आपने नाम सुना होगा कर्लॉन, तो वो मार्केट ललीडर है रबराइज्ड कॉयर के गद्दों में। तो 2023 में उसको एक्वायर किया, और 2023 में ही इन्होंने एक फर्लेंको करके एक कंपनी थी जो फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग और रेंटिंग में, मतलब किराए पे फर्नीचर वगैरह देते, तो वो उस बिजनेस में ये थी। तो इन दोनों कंपनीज़ को इन्होंने एक्वायर किया। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार इन्होंने ये एक्विजिशन क्यों किया।
पहली चीज़ समझ लेते कितने पैसे में किया। तो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो थी इनकी 2023 में जो इन्होंने किया एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टोटल एक्विजिशन कॉस्ट थी 2325, 2325 करोड़ में इन्होंने एक्विजिशन किया। अब ये कहाँ से आए 2325 करोड़? इसमें 725 करोड़ रुपए का तो इन्होंने डिबेंचर इशू किया यानी कर्ज लिया, और 1200 करोड़ रुपया जो है ना वो QIP इक्विटी इशू की, तो 1200 करोड़ रुपए की, और 400 करोड़ रुपए का इनके पास इंटरनल अप्रूवल यानी इनके पास खुद के पास पैसा पड़ा हुआ था कंपनी के पास, जो उनका प्रॉफिट वगैरह जनरेट हुआ और उसके बाद डिविडेंड देने के बाद, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता वो उससे इन्होंने 400 करोड़ रुपए में 400 करोड़ तो टोटल 2325 करोड़ में ये दोनों कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया। अब इनके पास अब 3 ब्रांड हो गए। जैसे मैंने कहा जब ब्रांडिंग होती है किसी चीज़ की तो वहाँ पर क्या है कि कंपनी को एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि भाई ये तो ब्रांडेड कंपनी है, तो ग्राहक जो है ना ज़्यादा पैसा देने को तैयार होता है और इससे कंपनीज के मार्जिन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इनके अब जैसे स्लीप वेल तो इनका पहले से एक फ्लैगशिप ब्रांड था ही, इन्होंने करलोन को एक्वायर कर लिया, अब ये भी इनका ब्रांड होगा, फरलैंग को भी कर लिया। अब देखिए करलोन से क्या इनको क्या फ़ायदा हुआ, तो अब इनका जो मार्केट शेयर है ना, तो पहले सिर्फ पॉलीयूरेथेन में थे और अब इन्होंने रबराइज कॉयर को भी एक्वायर कर लिया। तो जो 2 बड़े सेगमेंट हैं जो टोटल मिला के टोटल मैट्रेस मार्केट का 80% है, उसमें से 50% मार्केट इनका हो गया। मतलब टोटल गद्दों में टोटल 80% गद्दे जो है ना, 100 गद्दे अगर बिकते हैं तो वहाँ पर 80 गद्दे जो है ना वो इन दोनों चीज़ों की रबराइज कॉयर के और फोम के गद्दे बिकते हैं, तो उसमें से 50% मार्केट शेयर इनका हो जाएगा। फिर जियोग्राफी में जो आपका स्लीप वेल था यानी PU फोम वाले गद्दे जो इनकी खुद के हैं वो नॉर्थ और वेस्ट में, तो वो वहाँ उनकी पकड़ थी। और जो ये कॉयर वाला है वो ईस्ट और साउथ में, क्योंकि कॉयर जो ज़्यादातर है वो साउथ में होता है, तो ईस्ट और साउथ में वो पॉपुलर है। अब आपके पास नॉर्थ वेस्ट भी आ गया और ईस्ट और साउथ भी आ गया, तो पूरे देश में इनकी पकड़ हो गई। स्ट्रैटेजिक चीज़ देखिए आप कैसे कर रहे हैं ये। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्लीप वेल के जो मॉडल था रिटेलिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल था वो था एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट का, यानी कि हम जो है ना एक्सक्लूसिव शोरूम बनाएंगे, किसी और का गद्दा नहीं देखेंगे, स्लीप वेल के गद्दे हैं इस दुकान में तो स्लीप वेल का माल मिलेगा। और जो ये करलोन वाले थे इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बिल्कुल अलग था, वो था मल्टी ब्रांड आउटलेट, यानी कि आप दुकान खोलो उसमें करलोन का माल भी रखो, स्लीप वेल का भी रखो, किसी 3rd 4th ब्रांड का भी रखो, सब चीज़ें रखो। अब जब ये मिक्स हो गए तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत फ़ायदा हो गया। कैसे? अब इनके पास दोनों स्ट्रेटेजी है, दोनों तरह के आउटलेट इनको मिल गए। एक आपको एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट का एडवांटेज मिलेगा, दूसरी बात मल्टी ब्रांड आउटलेट भी इनको मिल गए। फिर जो प्रोडक्ट है जैसे मैंने बता दिया कि दोनों प्रोडक्ट इनके पास हो गए, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हो गया। और जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इसकी फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे मैंने बताया भारत में 11 फैक्ट्रीज़ हैं शीला फोम की, और 7 फैक्ट्रीज़ जो हैं इनके ये करलोन की है, तो 11 और 7 18 फैक्ट्रीज इनकी ओवरऑल इंडिया में हो गई। तो ये स्ट्रेटेजिक फिट इन्होंने किया है। फिर फर्लैंको से क्या फ़ायदा है? जो फर्लैंको जैसे मैंने बताया ये फर्नीचर को किराया देती है और फर्नीचर बनाती है, तो जब फर्नीचर किराया दोगे और बनाओगे तो ये कहेंगे यार फर्नीचर ले जा रहे हो, हमारे गद्दे भी ले जाओ। तो क्रॉस सेलिंग का आपको एडवांटेज मिलता है, ठीक है। फिर अब जो इनकी वीकनेस है, अब ये सब चीज़ तो समझ में आ गया वीकनेस क्या है। देखिए सिनर्जी जो है ना, जब 2023 में इन्होंने ये कर्जा लेके और QIP करके इक्विटी भी रेज़ कर लिया और डेट भी इन्होंने रेज़ कर लिया, तो अब ऐसा करना क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इनकी जो सिनर्जी है ना वो अभी आ नहीं रही है। कॉस्ट तो आपने दे दी, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब सिनर्जी का क्या मतलब होता है? इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक लड़का है वो मुंबई में काम कर रहा है और एक दूसरी जगह मुंबई में एक दूसरी जगह जो है ना वो एक कन्या है वो भी काम कर रही है। अब उन दोनों की मैरिज हो जाती है। अब जैसे ही मैरिज होती है तो आपको 2 फ्रिज जो उनके अलग अलग घरों में उसकी आवश्यकता नहीं है, 2 TV की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 2 वॉशिंग मशीन की आवश्यकता नहीं है, 2 AC की आवश्यकता नहीं है, एक AC में काम चल जाता है, या एक फ्रिज में एक ही किचन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, जो कॉस्ट सेविंग है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, तो इन सब चीज़ों को सिनर्जी बोलते हैं। तो जब ये जो 2 ब्रांड आपस में मिले, यानी कि करलोन और स्लीप वेल जब आपस में मिले, तो कुछ तो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। कुछ कॉमन लोग जो हैं, मतलब सारे डबल लोगों की आवश्यकता नहीं है ना, मैन पावर भी डबल की आवश्यकता नहीं, एक आदमी से हम कई काम करा लेंगे।
तो कॉस्ट सेविंग वैसे भी होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी होगी, ज़्यादा माल एक साथ खरीद पाएंगे, एक ही तरीके के, मतलब आपको अगर इनके आउटलेट में पहुंचना है, ठीक है, तो आपको अलग अलग नहीं जाना, पूरे देश में एक ही तरीके के यूनिफॉर्मली आप जो है ना एक ही मैसेज भेज के वहाँ पर उन ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। मैसेज भेजने से मेरा मतलब ये है, कोई भी अगर आपको एक फीडबैक या कोई भी कंट्रोल का मैसेज आपको भेजना है, ठीक है, सेल्स से समझ लिए, सेल्स का कोई मैसेज है आपको कि ऐसी सेल करनी है, तो आपको वो जो पूरी की पूरी जो इनके 1300-1400 रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर एक ही मैसेज से वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अब नए नए ये जो जितनी भी जैसे रिलायंस है या जो और भी बड़े रिटेलर हैं, वो स्पेशलाइज रिटेलर भी कई होम डेकोर के सेगमेंट में आ रहे हैं, यानी कि ये फर्नीचर वाला जो मार्केट है गद्दे के फर्नीचर का, ये बड़े अट्रैक्टिव सेगमेंट है। तो ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी अपने अपना मतलब स्टोर वो खोल रहे हैं, तो उनसे इनको थ्रेट है। फिर क्या है कि ये जो गद्दों का और ये फर्नीचर का जो काम है ना, ये बेसिकली साइक्लिक है और डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। आप रोज़ रोज़ तो जाके लेते नहीं हो कि भैया आज भी गद्दा ले लिया और कल भी ले लिया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, और ये ज़्यादा धंधा जो है ना वो अक्टूबर से जनवरी में इनकी मेजर सेल होती है, वो जो त्योहारी सीज़न होता है ना उस टाइम पे। और जैसे मैंने बताया कि जो पीयू है ना, पॉलीयूरेथीन है, वो क्रूड का डेरिवेटिव है। क्रूड अगर ऊपर नीचे होता है तो ये जो इनका जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन इनका मार्केट शेयर बहुत बढ़ चुका है और मार्केट काफ़ी, जैसे मैंने बताया, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पूरे भारत में ये लोग फैल चुके हैं, ठीक है। तो इनका जो है, मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइसिंग पावर है ना, ये काफ़ी इनके हाथ में, क्योंकि रिटेलर के पास तो कोई बार्गेनिंग पावर होती नहीं है, जैसा गद्दा जहाँ मिलेगा उसको लेना पड़ेगा। फिर इनका जो मार्केट कैप है वो 7300 करोड़ है, पी 86 का है। देखिए ये कंसर्निंग बात है। डेट टू इक्विटी 0.48 है, वो इसके कारण है कि जो इन्होंने अभी ये जो एक्विजिशन 2023 में किया, आरओई जो है वो भी 6.09 है। उसका कारण भी यही है कि ये जो इन्होंने डेट, जो इन्होंने इक्विटी रेज की है ना, उसके कारण ये इनको प्रॉब्लम आई है। तो जब तक ये सिनर्जी नहीं आएगी तब तक इनका आरओई और डेट टू इक्विटी इम्प्रूव नहीं होगा। फिर प्रोमोटर के पास 66% है, एफआईआई के पास 6% है, डीआईआई के पास 21% है और पब्लिक के पास 7% है। दिसंबर 24 में अचानक से ये जो है ना पब्लिक की होल्डिंग 1% बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई जो टीवी पे कोई ना कोई किसी टॉप के मैनेजर ने आके या कहीं कोई ना कोई पब्लिक को रिकमेंडेशन मिली है और उसके कारण ये एकदम तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन पब्लिक ने ये नहीं देखा कि इसकी सिनर्जी आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी की में कोई शक नहीं है, लेकिन जो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमीडिएटली इस शेयर को खरीदने पे आपको कोई गेन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ को सेट होने में, उसकी कॉस्ट, उस कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग होने में और दो कंपनियों के मर्जर होने के बाद जो ताकत आती है ना, उसमें टाइम लगता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।